गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आधुनिक आधुनिक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस या आधुनिक भारत में मार्क्सवादी इतिहासकार, वो जिन्होंने आधुनिक भारत के बारे में लिखा। तो उनमें सबसे पहले जो इतिहासकार हैं जो आपको पढ़ने हैं और एग्ज़ाम में भी सवाल आता है इस पैटर्न से कि बिपिन चंद्रा है। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा जो हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक तरह से रिटायर हुए हैं और सारा जीवन उन्होंने वहीं पे पढ़ाया है। तो बिपिन चंद्रा एक ऐसे इतिहासकार हैं जो कायदे में तो एक कट्टर मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है, वो एक तरह से सॉफ्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं। तो सॉफ्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का मेरा मतलब ये है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारतीय इतिहास लिखने का एक जिम्मेदारी भी दी, सरकारी इतिहास लिखने की, और उसका उन्होंने जिम्मेदारी से निर्वहन भी किया। जैसे आप देखेंगे कि वो हमेशा, अब जो दौर चल रहा है या तो धुर दक्षिणपंथियों का या धुर साम्यवादियों का चल रहा था दौर आज़ादी के बाद, उसके बीच के रूप में आए और उन्होंने गांधी नेहरू कांग्रेस की एक तरह से जो उनकी आलोचना हुई है आर्थिक नीतियों की या सामाजिक नीतियों की, उनका बचाव करने के लिए वो आए। और उसी के क्रम में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया। और द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया में उन्होंने ये बताया कि नेहरू जो हैं एक बहुत जनवादी, एक करिश्माई नेतृत्व के साथ नेतृत्व करते हैं देश का, और उनकी टैक्स एंड टूल्स पे उन्होंने बहुत जिक्र किया जो कि उस दौरान के आंदोलन में चलती थी, उनके जो तकनीकें हैं। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनमानस को नेहरू से ज़्यादा आज तक कोई भी आदमी नहीं पढ़ पाया है। और इसी के क्रम में उन्होंने दूसरा या तीसरा इसमें ये दिया कि जब गांधी आंदोलन करते हैं तो उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, और स्ट्रेटजी ये होती है कि दबाव टेक्निक कहते हैं इसको। वो कहते हैं कि गांधी अपने आंदोलन इसलिए बीच में रोक लेते हैं कि एक दबाव बनाया जाए सरकार पे, और भारत चूंकि एक गरीब और दमन क्या हुआ देश है, तो उस दबाव को दिखाया भी जाए और जितना मिले उतना ले लें, फिर रेस्ट कर लें और फिर आंदोलन की तैयारी करें, फिर चलें। तो उन्होंने एक तरह से ग्राफ से दिखाया है कि धीरे धीरे हम अपनी मांगों को समेटते जाएं और पूर्ण आज़ादी तक पहुंच जाएं। और ये नेहरू से, गांधी से ज़्यादा कि कोई इस आंदोलन को अच्छी तरह से नहीं जानता है, इसलिए वो डिफेंस बन के उतरे नेहरूवियन आंदोलन का। दूसरा उनका इम्पोर्टेंट रोल है कि भारत की जो एक तरह से कम्युनल स्थिति है उन पे उन्होंने किताब लिखी, और भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो उस पे किताब लिखी, जो कम्युनल स्थिति है उस पे किताब लिखी। और कम्युनल स्थिति पे उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम, जैसे पहले माना जाता था कि केवल मुस्लिम लीग विभाजन के लिए जिम्मेदार है, तो उन्होंने इस व्रत को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम लीग दोनों ही विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, और दोनों ही उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो बाकी इसके संगठन हैं। तो वो भारतीय सांप्रदायिक या हिंदू सांप्रदायिकताओं की भी उतनी ही आलोचना करते हैं जितनी मुस्लिम लीग के संप्रदायवादियों की करते हैं। उन्होंने ये भी माना कि भारत में मुस्लिम लीग इसलिए पनपी या विभाजन इसलिए हुआ कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उसके लिए जिम्मेदार है कि उसने कोई मुहिम, कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया देश में कि वो मुस्लिम लीग को रोक सके। और अपना क्योंकि उसने कहा कि पूर्ण रूप से कांग्रेस के कई नेता भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, जैसी वो बात करते हैं वो दिखावे के लिए धर्मनिरपेक्ष हैं, जबकि कांग्रेस में फंडामेंटलिस्ट्स की भरमार है। तो इसी तरह फिर उसने अगला लिखा कम्युनल हिस्ट्री, और कम्युनल हिस्ट्री के बाद उन्होंने कैपिटलिस्टिक हिस्ट्री लिखी। और दूसरी पुस्तक, तीसरी उनकी है कि उत्तर या विभाजन के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो अब कैपिटलिस्ट क्लास का भी उन्होंने योगदान जो है भारत में क्या है, और ये लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आरसी दत्त का और नरोजी का, उन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत को अंग्रेज़ों ने बहुत कमज़ोर कर दिया है, और उस कमज़ोरी का ही कारण है कि आज भी वो लोग जो हैं भारतीय, उसका आज़ादी के बाद तक भी असर रहा।
और उन्होंने कहा कि किस प्रकार कांग्रेस ने पूंजीपतियों की सहायता ली आंदोलन में, और ये पूंजीपतियों की या गांधी ने, नेहरू ने क्यों सहायता ली, ये क्यों जरूरी है। उसने कहा कि पूंजीपतियों को नकार के या रजवाड़ों को नकार के आप आंदोलन नहीं चला सकते, क्योंकि कांग्रेस के पास फाइनेंशियल स्रोत तो उन्हीं से आया, और गांधी ने बहुत सारे रुपए जो इकट्ठे किए वो इसी के कारण हैं। आज़ादी के बाद का जो भारत है उनकी एक और क्लासिकल बुक है, और उस बुक में इन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद भारत में कैसे क्षेत्रीय राजनीति, भाषाई राजनीति, एक बड़ी अच्छी गहन अध्ययन की और बड़ी मल्टी पर्पज किताब है ये। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कैसे लागू हुई, नेहरू की विदेश नीति, नेहरू का क्या योगदान है देश में, इन सब चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया और बहुत अच्छे तरह से समझाया है इस पुस्तक में। और इंदिरा गांधी का आंदोलन, फिर जनता पार्टी का उदय चरण सिंह की सरकार, और चकबंदी, भूमिबंदी आंदोलन, कैसे कारखाने लगाए, भारत की विदेश नीति क्या है, तो ये पुस्तक भी उतनी ही प्रचलित हुई है जितनी फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द इंडिया हुई है। तो दूसरे जो साम्यवादी इतिहासकार हैं, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं बढ़िया, वो सुमित सरकार हैं। अब सुमित सरकार के साथ समस्या ये है कि प्रारंभ में तो सुमित सरकार जो है वो साम्यवादी, कट्टर साम्यवादी हैं, लेकिन बाद में सुमित सरकार जो है धीरे धीरे वो सबल्टन पे चले गए और वो और ज़्यादा कट्टर बनते चले गए, और उन्होंने मार्क्सवाद की भी आलोचना शुरू की। तो लेकिन जब तक वो मार्क्सवाद में रहे तो उन्होंने कांग्रेस का जो लीडरशिप है उस पर अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो एक एलिट या बुर्जुइज लीडरशिप है, और उन्होंने कहा कि ये जो लीडरशिप है ये प्री प्लान्ड है और इसमें अभिजात्यवाद है, और अभिजात्यवाद हमेशा कांग्रेस के लिए खतरा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी पूर्णतः एक जो मैसिव जो घोर आंदोलन चल रहे हैं भारत विदेश में, उनसे प्रेरणा नहीं लेती, बल्कि एक बीच का रास्ता अपनाती है कांग्रेस। और कांग्रेस समझौतावादी आंदोलनों पे चलती है। उन्होंने गांधीयन आंदोलनों की भी आलोचना ही की, और मुख्यतः भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना इसलिए की क्योंकि गांधी ने चोरा चोरी के बाद वो आंदोलन वापस ले लिया, और इन्होंने चोरा चोरी पे बहुत स्टडी की, और ये पता चला है कि चोरा चोरी का आंदोलन गांधी ने इसलिए वापस लिया क्योंकि वो आम आदमी के हाथ में जा रहा था और हिंसक हो रहा था। और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने इस पर लिमिट लगा के आंदोलन को, राष्ट्रवाद को कमज़ोर ही किया था। तो ये है। फिर बाद में इन्होंने भद्रलोक, जो इसमें थे, क्या कहते हैं, भद्रलोक बंगाल में थे, एलिट था, उनका योगदान स्वदेशी आंदोलन में क्या था। और उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन बहुत अच्छा चला, और उस टाइम के हिसाब से 1906-07 के हिसाब से भारत में इतना अच्छा आंदोलन चलाना यही एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस स्वदेशी आंदोलन की बड़ी लिमिट्स हैं, और लिमिट्स ये हैं कि ये आंदोलन जो है भद्रलोक के हाथ में चला गया और कुछ फंडामेंटलिस्ट के हाथ में चला गया। और फंडामेंटलिस्ट के हाथ में आने से स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ कि फंडामेंटलिस्ट के हाथ में आने से स्वदेशी आंदोलन में सांप्रदायिकता आई, और एक तरह से हिंदुवाद आया, और बाद में मुस्लिम लीग को बनने में इसी ने एक बहाल करने में या मजबूत होने में इसी का योगदान है, क्योंकि मुस्लिम लीग का एलिट भी ये समझने लगा कि आंदोलन के बाद में जो पावर है कांग्रेस की, वो जनता की पावर कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रही है। तो इसलिए डर के मुस्लिम लीग जो है वो बढ़ती गई, और इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा स्वदेशी आंदोलन की धार्मिक नीतियों और धार्मिक नारों को भी एक तरह से जिम्मेदार माना। फिर इन्होंने जो इतिहास में अनछुए आंदोलन है जिन पे काम नहीं हुआ था, हम मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही आंदोलन पढ़ते हैं। बाद में इन्होंने इस पे चर्चा की कि एक तरह से ट्राइब्स का आंदोलन, जन आंदोलन, खास करके आंध्र प्रदेश में सीताराजू का आंदोलन, और इसमें बाद में फिर ट्रेड यूनियन आंदोलन, फिर मजदूर आंदोलन, और फिर एक तरह से ये बताइए कि ये छोटे छोटे रेलवे के आंदोलन। तो ये धरने, मजदूरों का ट्रेड यूनियन, सूती मिलों की हड़तालें, इन पे बहुत अध्ययन है, मुंबई पे, कानपुर पे, और एक तरह से दिल्ली में और बंगाल में, कलकत्ता में जो मजदूर आंदोलन हुए उन पे खूब लिखा इन्होंने। और उन्होंने कहा कि भारत में के कांग्रेस की लिमिटेशन यही है कि वो मजदूर आंदोलन को लीड करने में असफल रही है पूर्णतः, और आम आदमी का आंदोलन ये भी नहीं बन पाया। इसी के बाद फिर जो आते हैं इतिहासकार, उनका नाम है रजनी पामदत्त।
रजनी पामदत्त के साथ, रजनी पामदत्त की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया टुडे। वो उनका विचारों का एक तरह से बहुत अच्छा लेख है, और इंडिया टुडे पुस्तक काफ़ी बिकी शुरू में, और वो बहुत प्रचलित है। लेकिन रजनी पामदत्त के साथ दिक्कत यह है कि वो धुर मार्क्सिस्ट हैं, कट्टर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं, और वो आंदोलन को केवल ये मान लीजिए मार्क्सिस्ट नज़रिए से ही देखने के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी। और उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हमेशा से उन्होंने कहा कि एलीट वर्सेस बुर्जुइज आंदोलन के रूप में देखने की ज़रूरत है। और उन्होंने खुलकर कहा, उन्होंने कोई भी इसमें लाग लपेट नहीं करी कि ये सारा का सारा जो आंदोलन है ये प्री प्लान्ड है, और कांग्रेस एक बड़े धीरे धीरे एलीट उसके साथ में मिली हुई है, और एलीट ग्रुप के साथ में मिलके वो सत्ता का जो हस्तांतरण है वो चाहती है, और सत्ता का हस्तांतरण धीरे से चाहती है, ताकि किसी को इसकी भनक भी ना लगे कि इसमें क्या क्या घटनाएं देश में हो रही हैं। इसीलिए वो कांग्रेस के भी दो पक्ष बताते हैं, एक तो बाहर का जन आंदोलन का दिखता हुआ पक्ष, और एक अंदर का पक्ष जो रणनीतियाँ कांग्रेस में बुर्जुआ के या एलीट के पक्ष में बन रही हैं। और रजनी पामदत्त ने जो है बहुत आलोचना की है महात्मा गांधी की, ये मान लीजिए। तो महात्मा गांधी की आलोचना करने जितनी कांग्रेस की आलोचना की है, उससे भी ज़्यादा महात्मा गांधी की आलोचना की है। और वो महात्मा गांधी की आलोचना इसलिए करते हैं कि वो आंदोलन को भारत की आज़ादी के लिए कम शायद, और वो खुल के कहते हैं कि वो देश में आंदोलन की क्रांति की जो धार है उसको दबाने के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी जी आज़ादी के लिए उतने लालायित नहीं हैं जितनी जन आंदोलन को दबाने के लिए लालायित हैं। और इसी के क्रम में उन्होंने बाद में फिर संपूर्ण कांग्रेस की भी आलोचना की कि उसका बहुत ही रवैया, जमींदारों के प्रति जो सॉफ्ट रवैया है, पूंजीपतियों के प्रति जो सॉफ्ट रवैया है, उसके बाद में फिर उन्होंने एलीट के प्रति जो सॉफ्ट रवैया है, अंग्रेज़ों के प्रति इवन जो सॉफ्ट रवैया है, उसके प्रति भी उन्होंने आलोचना की। और महात्मा गांधी की तो ये मान लीजिए हर आंदोलन में लेके असहयोग आंदोलन से लेके सविनय अवज्ञा और लेके क्या कहते हैं इसको, वो आंदोलन भारत छोड़ो तक, सब में उनकी आलोचना है। और वो गांधीवादी तरीकों को पूर्णतः क्रांति के लिए और एक तरह से पूर्ण मुक्ति के लिए अधूरे मानते हैं। और गांधी का कहते हैं वो विभाजन भी इसी मानते हैं कि इट वाज द फेलियर ऑफ द कांग्रेस टोटली। ठीक है ना, आज इतना ही, कल उसको सबल्टन हिस्टोरियंस का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।